गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका प्रेप टीम में। तो लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या होते हैं? रोड शेप स्ट्रक्चर होता है इनका। दे आर रोड शेप्ड ऑर्गेनली, जो कि हमारी एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, because which is responsible for ATP प्रोडक्शन। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल और किसके लिए जिम्मेदार है? जो हमारी बॉडी की जो एटीपी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और जनरेट, ठीक है। एंड दे कंटेन, और इनके अंदर और क्या होता है? दे कंटेन नेसेसरी एंजाइम्स। इसके अंदर जो एंजाइम चाहिए होते हैं फॉर टोटल ऑक्सीडेशन। जो एटीपी सिंथेसिस में क्या होता है, इसलिए आपको ये पहले लिखवा दिया कि एटीपी प्रोडक्शन में और जनरेशन में कि इसके अंदर क्या होते हैं, नेसेसरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन, फॉर टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ द, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? किसी मतलब फूड का ऑक्सीडाइज करना, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज, और क्या रिलीज करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में करता है भाई? एटीपी के फॉर्म में करता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडेनोसिन
ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। it is bounded by two membrane। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है, मतलब देखो पावर हाउस सेल है, इसके अंदर दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, कल आपको डायग्राम बताया था। एक तो स्मूथ होती है, दूसरी पोरस होती है। ठीक है, फर्स्ट आती है इनर मेम्ब्रेन, एक होती है स्मूथ, एक होती है स्मूथ, सेकेंड होती है पोरस। देखो स्मूथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, चिकना जिसको कहते हैं, चिकनी लेयर जो होती है। पोरस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पोर प्रेजेंट है, मतलब छेद जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम पोरस कहते हैं, जिसके अंदर से हमारा क्या है, एयर वगैरह पार्टिकल्स क्या हो सके, पास आउट हो सके। ठीक है, अब और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, इनर जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, फोल्डेड होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होती है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होती है, फोल्ड होती है। ठीक है, इसको इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का नाम होता है क्रिस्टे। ठीक है, हो गया, इसको कहा जाता है क्रिस्टे। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर होती है उसको क्रिस्टे कहा जाता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी इट कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन्स, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए और जो प्रोटीन्स है, दैट मीन्स जो प्रोटीन्स है वो कौन सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम्स करता है। राइबोसोम्स में भी कौन करता है, आर ई आर करता है। आर ई आर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ये क्या होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो डीएनए है, डीएनए और जो राइबोसोम्स है, इन दोनों को मिला के, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, सेमी मतलब अर्ध, मतलब आधा जो बनाता है। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब होता है जो खुद के पार्टिकल्स खुद जनरेट करता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, इसका जो होता है खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, इसलिए क्या होता है, इसको हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं।
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में यही तक था। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। देखो, दे आर रोड शेप्ड ऑर्गेनली। ये कैसे होती है? रोड शेप ऑर्गेनली होती हैं। ठीक है, आपको डायग्राम बताया था कि जो इस टाइप से क्या होता है, इसका डायग्राम होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, देखो हमें दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इजीली दिखाई दे रही है। एक मेम्ब्रेन इसमें होती है पोरस होती है, एक स्मूथ होती है। इस टाइप से जिग जैग प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी मिडल होती है। ठीक है, और जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड होती है। ठीक है, इन्हीं पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तो 3D मॉडल बना नहीं सकते। इनर पार्ट से मतलब इस टाइप से जैसे विलाई होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो वही टाइप से मतलब फोल्डेड होती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जिगजैग फॉर्मेशन में, तो उनको हम क्रिस्टे कहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है कि इट कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटोस। देखो, दे आर रोड शेप्ड ऑर्गेनेली विच टेक पार्ट इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होती है? ये एक एडीपी मॉलिक्यूल और एटीपी को सिंथेसाइज करने की प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसके अंदर एडीपी कैसे चेंज होता है? बाय द ग्लूकोज एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज वगैरह के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं वो एडीपी में चेंज हो जाते हैं, एडीपी से फिर वो एटीपी में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही उसको हम कहते हैं एक फुल प्रोसेस आती है, उसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। सेकंड में आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी प्रोडक्शन एंड जनरेशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, मतलब इसको जो भी सेल होती है उसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? देखो, हमारा जो मेन, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोसिटी, हमारा जो मेन टारगेट होता है हमारी बॉडी का कहाँ होता है? मतलब जो हमारी बिल्डिंग का पूरा टारगेट होता है 1 मीटर में होता है जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होते हैं। ठीक है, वैसे ही सेल का जो पूरा पावर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। क्यों होता है? देखो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन। क्या करवाता है? एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, एटीपी क्या होती है? एक एनर्जी होती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इट दे कंटेन नेसेसरी एंजाइम। देखो, अगर जैसे ही एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है, एटीपी की प्रोडक्शन तभी तो हो रही है कुछ जब उसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर द टोटल ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे ही उसके अंदर जो भी एटीपी की सिंथेसिस होती है, तो जैसे ही टोटल ऑक्सीडेशन होता है फूड का, देखो फूड हम जैसे ही माउथ से मतलब गेन करते हैं, ठीक है, वो भी क्या करता है? स्लाइवा से स्मूथ होके धीरे धीरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें रिलीज होते हैं। फिर स्टमक में कुछ पार्ट होते हैं, लीवर के बाइल जूस वगैरह सिक्रेट करते हैं। जैसे ही वो ब्रेक डाउन होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में, वहां आते आते जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, ये क्या करता है? हाई अमाउंट में क्या करता है? जैसे ही वो मतलब डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो अपनी प्रोसेस करने लग जाता है, तो उससे क्या होता है? ये जो प्रोसेस जब स्टार्टिंग में धीरे धीरे मतलब कैल्शियम के आयन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है कि एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी तभी तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दो झिल्ली प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना। ठीक है, बाउंड मतलब एक तरह से उसको मतलब बांध के रखना। ठीक है, बाध्य संरचना जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसको मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया था आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। दैट मीन्स कोशिका को बाध्य संरचना प्रोवाइड करने वाली क्या है? एक ऑर्गेनली है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो भी न्यूक्लियस वगैरह पार्टिकल्स हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं। थर्ड इसके अंदर आता है कि जो सेकंड जो मेम्ब्रेन आती है, फर्स्ट है स्मूथ, दैट इज स्मूथली जिसके सरफेस होते हैं।
अब स्मूथ रफ का तो पता होगा, रफ क्या होती है, खुरदरी होती है। ठीक है, सेकंड आती है पोरस। पोरस क्या होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इसके सेल की सरफेस पे जो क्या होता है, पोरस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन पोरस के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर इसका खुद का डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अगर डीएनए प्रेजेंट है तो ये क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। ठीक है, हमारे जो बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दूसरा आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे अंदर कौन सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम्स करता है। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक सिस्टम के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि वो भी क्या होती है, बाउंड ऑर्गेनली होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये क्या काम करते हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस से फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनको हम, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों जो पार्ट है, इनको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस किस लिए कहते हैं, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, आधे आधे काम करते हैं। ठीक है, मतलब डीएनए खुद का काम करता है, राइबोसोम्स खुद का काम करता है। सेमी ऑटोनोमस, दैट मीन्स ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, खुद बनाना। इसमें ऑटो वाला वो वाला ऑटो नहीं है, टैक्सी वाला। ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ। ठीक है, सेल्फ सिंथेसाइज जिसको कहते हैं। ठीक है, खुद से जो बनाता है उसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक। देखो आप पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस दैट मीन्स केंद्रक। बॉडी का न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी हमारी सेल है उसके जो मेन मध्य भाग होता है, जो सेंटर होता है बॉडी का, उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये भी क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनली होती है, जो कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। ठीक है, थ्रेड है, डीएनए है, सब कुछ। सेल न्यूक्लियस इज अ, देखो सेल, जो सेल का न्यूक्लियस है इज अ, ये भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दैट कंटेन्स, जिसके अंदर क्या होता है, हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिक इंफॉर्मेशन एंड, मतलब जो वंशागनुत वंशानुगत हमारी जो मतलब इंफॉर्मेशन होती है, हमारे मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जाने, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको हम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहते हैं। एंड कंट्रोल्स द
सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी की जो ग्रोथ है, जो सेल न्यूक्लियस है, मतलब जो सेल का केंद्रक होता है, इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो झिल्ली की जो बाह्य संरचना है, दैट कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, वंशानुगत क्या होती है, इंफॉर्मेशन, जानकारी होती है, एंड कंट्रोल द सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और सेल की क्या करता है, कोशिका की विकास और प्रजनन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसको और क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है, मेन पॉइंट क्या है कि ये क्या होती है, कंट्रोलर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिए, कोशिका केंद्रक। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोशिका केंद्रक एक क्या होती है, झिल्ली होती है, एक झिल्ली बाध्य संरचना, बाउंड का मतलब बाउंड करके रखना। ठीक है, संरचना जिसमें जिसमें हमारी क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें सेल की, जिसमें कोशिका की वंशानुगत क्या होती है, जानकारी, जिसमें कोशिका को कोशिका का यह है कोशिका का एंड कंट्रोल का विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, ग्रोथ, प्रजनन वगैरह करना। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लो या फिर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कर लो। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो रिप्रोडक्शन, ऑल्सो रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो एक ही बात हो गई। नियंत्रित करता है। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी सेल है, ठीक है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे होते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी के अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे अमाउंट में। जो भी आपको पढ़ाया है, ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जिसको कहा जाता है। ये होती है गुणसूत्रिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कहते हैं। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है,
यही हमारे क्या होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम्स एंड और डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऐसे में आता है कि इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कंट्रोलर कहा जाता है। ऐसे लिख लेना, इसको कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मतलब एक जो हमारी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, एक के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल के अंदर एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, एक सेल के अंदर एक ही केंद्रक होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए कि किसके अंदर, मतलब ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन में पूछ लिया जाए किसके अंदर नहीं पाया जाता, अपवाद। ठीक है। आरबीसी ऐसी सेल होती हैं जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी के कोई भी अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट कि इसके अंदर स्लाइम मोल्ड आती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब जो केंद्रक है वो बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड कवक को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट में आता है कि जो स्लाइम मोल्ड होती है, स्लाइम मोल्ड दैट इज कवक, इसके अंदर केंद्रक जो है, केंद्रक बहुत ज्यादा दिखाई देता है। क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रक जो है किसके अंदर ज्यादा दिखाई देता है, स्लाइम मोल्ड जिसको कवक कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या काम करता है, हेरेडिटी जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। जो हमारी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए की जो हेरेडिटी मटेरियल है, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स हेरेडिटी मटेरियल। ठीक है, हेरेडिटी मतलब वंशानुगत जो जानकारी होती है वो इसी के अंदर होती है। ठीक है।
अब देखो न्यूक्लियस के आपको स्ट्रक्चर बनाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको बताया था मैंने इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट, जो न्यूक्लियस को कवर करती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक की जो झिल्ली होती है, देखो द मेम्ब्रेन दैट कवर द न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियर देखो न्यूक्लियस जो होता है फॉर एग्जांपल इस टाइप से है ना, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर इसका फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, मैंने आपको बताया था। केंद्रक रस जिसको कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक रस, ठीक है। द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। यही करवाते हैं। द फ्लूइड that is present inside the nucleus, वह रस जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक रस कहा जाता है, ठीक है। जो अंदर की तरफ, इनसाइड का मतलब अंदर, द न्यूक्लियस केंद्रक, प्रेजेंट मतलब उपस्थित रहना, फ्लूइड मतलब रस, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्रोमेटिन, मतलब क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। ये क्या काम करता है, ये डीएनए को बनाने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब आता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो केंद्र के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द
न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये क्या होता है, कहाँ होता है, केंद्र के अंदर, केंद्रक प्रेजेंट होता है, केंद्रक के अंदर ही जो केंद्रक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, डीएनए वगैरह, क्रोमेटिन जो थ्रेड्स है डीएनए को बनाने का काम करता है। अब आता है जो डीएनए है ये किससे मिलके बना होता है, क्रोमेटिन थ्रेड से। दूसरा और क्या होते हैं, डीएनए जो होता है डीएनए हिस्टोन से मिलके बनाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, जो डीएनए है वो किससे मिलके बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से। इसका हिंदी में भी नाम यही होता है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब आता है इसी के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखो क्रोमेटिन थ्रेड है, दैट मीन्स क्रोमोसोम से मिलके एक बना एक शब्द होता है। ठीक है, जो धागे जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आता है क्रोमोसोम। देखो कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर वर्ड लग रहे हैं, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन थ्रेड। जो क्रोमोसोम होता है ये होते हैं गुणसूत्र जिसको कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ये भी किससे मिलके बने होते हैं, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ हिस्टोन्स प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन से ही क्या होते हैं, ये मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जो न्यूक्लियस था वो फर्स्ट ऑर्गेनेल थी, द न्यूक्लियस। देखो हमने सेल की थ्योरी में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि जो सेल की थ्योरी थी, जब जब हमने सेल के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था तब हमने बताया था कि जो न्यूक्लियस है उस किसने डिस्कवर किया था। देखो सबसे पहले रोबोट हुकाया था। ठीक है, रोबोट 1665 में उसने सेल की कंपार्टमेंट्स को देखा था कि वो कैसा लग रहा है, हनी बी के जैसा, हनी कोम्ब के जैसा लग रहा है। ठीक है, हनी बी की तरह नहीं, हनी कोम्ब की तरह लग रहा है, मतलब मक्खियों के छत्ते जैसा। ठीक है, उसी सेल को उसने कंपार्टमेंट्स का नाम दिया था, मतलब कंपार्टमेंट्स को क्या दिया था, सेल का नाम दिया था। फिर दोबारा एक और आए साइंटिस्ट, एंटनी वॉन ल्यूनहॉक, जिन्होंने क्या बताया था 1874 में, उन्होंने क्या बताया था 1672 में। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जो सेल्स प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, फ्री लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइम आए थे कि जो रोबोट ब्राउन आए थे 1831 में, जिन्होंने क्या बताया था कि जो सेल है, क्या आपने बता दिया कि जो सेल है ये कैसा है, हनी कोम के जैसा है। दूसरा आपने बता दिया जो सेल है ये क्या है, मतलब इसके अंदर क्या है, फ्री लिविंग सेल प्रेजेंट है, मतलब जीवित सेल प्रेजेंट है, जीवित कोशिका प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब डिस्कवरी की गई तो रोबोट ब्राउन आए 1831 के अंदर, जिन्होंने क्या बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कितनी किसने की थी, न्यूक्लियस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनेली
जो न्यूक्लियस था ये क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनली था टू बी डिस्कवर्ड, जो खोजा गया था। ठीक है, मैं भी हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसा लिख लीजिए इसको, सर्वप्रथम खोजा जाने वाला, सर्वप्रथम खोजा जाने वाला कोशिकांग केंद्रक था। ठीक है, और क्या था कि जो स्टडी की गई थी न्यूक्लियस के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, द न्यूक्लियस वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। ठीक है, इन 1831। ठीक है, इसने बताया था, जो न्यूक्लियस को खोजा गया था वो किसने बताया था, बाय द स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। ये कैसे थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट। ठीक है, बोटानिस्ट थे एक तरह से। बोटेनिस्ट क्या होते हैं, जो बोटनी यानी प्लांट से रिलेटेड डिस्कवरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि हम देखो, हमने सब कुछ पढ़ लिया, स्टडी मतलब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक का अध्ययन जो किया जाता है। उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस के बारे में, जो फोर्थ पॉइंट आपने पढ़ा था, ये मैंने फिर से वही लिख दिया। देखो जो क्रोमेटिन थ्रेड्स है, ये क्या काम करता है, डीएनए को बनाने का काम करता है। अब आता है न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर जो केंद्रक होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। डीएनए क्या होता है, हिस्टोन्स प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब क्रोमोसोम्स आते हैं जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ हिस्टोन्स प्रोटीन्स। ये किससे मिलके बने होते हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन से ही मिलके होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स में एक और आता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स दैट इज, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, मेल में अलग पाए जाते हैं, फीमेल में अलग। मेल में एक्स वाई होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक हमने न्यूक्लियस के बारे में क्या पढ़ लिया था, स्टार्टिंग से हम एक बार पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है। देखो न्यूक्लियस के बारे में देखो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है।
ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था इसके अंदर, इसके अंदर क्या कंटेन होते हैं, कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। थर्ड, क्या कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर, इसको और क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोलर जिसके अंदर कोई भी आरबीसी क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी क्या प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है। डायग्राम बनाया था इसका, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक केंद्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। यहाँ जो प्रेजेंट होता है ये साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर क्या होती है, ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं। इनको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इसके अंदर और भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्लास्टिड हो गया, ईआर हो गया। ठीक है, वो भी इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग को ज्वाइन करते हैं, वो आगे आएंगे। ठीक है, जो लैमा होती है वो इनको ज्वाइन करने का काम करती है। ठीक है। अब इसी के अंदर क्या है, जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम, देखो जो सेल्स होती हैं ये थ्रेड से मिलके बनी होती है, तो इनको क्रोमेटिन थ्रेड्स भी कहते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल आया था कि जो स्लाइम मोल्ड है उसके अंदर बहुत सादा दिखाई देता है। स्लाइम मोल्ड के अंदर हम क्या देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट पे क्या देख सकते हैं, न्यूक्लियस को इजिली सीन कर सकते हैं। वी कैन सी द न्यूक्लियस, वी कैन सी द न्यूक्लियस इजिली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स ये क्या करते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो टर्म मैंने आपको करवाई थी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको कर लेना। क्रोमेटिन थ्रेड्स, देखो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, केंद्रक की झिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, इसकी आउटर लेयर ये वाली होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। मीन्स जो न्यूक्लियस को कवर करेगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है,
न्यूक्लियोप्लाज्म आपको बता दिया, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लाज्म का मतलब ही फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आता है, ठीक है, केंद्रक रस कहते हैं इसको, ठीक है। ये होते हैं क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन ही कहा जाता है इसको, क्रोमेट क्रोमेटिन, क्रोमेटिन धागे जिसको कहा जाता है, ठीक है। इन क्रोमेटिन धागों पे ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो क्या होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये किससे मिलके बने होते हैं, जो डीएनए है ये किससे मिलके बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है, से मिलकर बना होता है, या फिर मेडअप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र, ये भी किससे मिलके बने होते हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कि जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले खोजा जाने वाला अंक है, द न्यूक्लियस इज द फर्स्ट, न्यूक्लियस है फर्स्ट ऑर्गेनेल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की किसने की थी, देखो इसके बारे में डिटेल में बताते हैं आपको। 1831 में की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस किसको कहा जाता है, कैरियोलॉजी, ठीक है। यहां तक हो जाएगा ये। अब देखो एक पार्टीशन आता है कि सेल के बारे में जो थ्योरी ली गई थी, मैंने आपको सेल जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में तो उस टाइम पे बताया था कि जो सेल की थ्योरी की गई थी, सबसे पहले जब सेल की डिस्कवरी की तो किसने की थी, रोबोट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 के अंदर की थी। उसके बाद जब फ्री लिविंग सेल्स के बारे में बताया, देखो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। उसके बाद फ्री लिविंग सेल्स के बारे में बताया, वो रोबोट किसने बताया था, एंटनी वॉन ल्यूनहॉक ने बताया था, ठीक है, 1674 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, 1831 में आए थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। सो हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं इसलिए आपको मैंने सेल की थ्योरी बता दी, ठीक है। क्या बताया था इन्होंने, न्यूक्लियस के बारे में बताया था, किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1831 में। उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद प्रुकेंचे आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, इन्होंने बताया था पुरकिंजे ने
ठीक है। उसके बाद आए थे दो साइंटिस्ट आए थे, स्क्लेडन एंड सवान, जिन्होंने सेल की थ्योरी दी थी। सवान एंड स्क्लेडन थे जिन्होंने क्या दी थी, सेल की थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, दो बोटानिस्ट थे साइंटिस्ट जिन्होंने क्या बताया था, सेल की थ्योरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होते हैं, लवक को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, तो मैं भी होप सो आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। ये स्क्लेडन है जिन्होंने सेल की थ्योरी दी थी, तो याद रखना ये सेल की थ्योरी दी गई थी इन्होंने 1855 के अंदर। सॉरी 38 में आए थे। जो सेवान और स्क्लेडन है ये आए थे 1838 में और 1839 में। 1855 में एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बुक के बारे में बताया था, सेलुला। रेडोल्फ विर्चो के नाम से एक साइंटिस्ट आए थे 1855 में, जिन्होंने बुक के बारे में बताया था, सेलुला ई सेलुले। ठीक है, ये उन्होंने बुक के बारे में बताया था, जो बुक दी गई थी, इन्होंने एक बुक दी थी। ठीक है, ये आए थे 1855 में। ये ई है।